Hello students, as we discussed yesterday, today we are going to continue with the objectives of partnership final accounts. Starting with the E point, complete the sentences. We'll discuss only those points which we have not discussed previously. Partners share profit and losses in dash ratio in the absence of partnership deed. Which ratio? Equal ratio. Registration of partnership is dash in India. It is optional in India. If it would be Maharashtra, then here compulsory word would be written. Partnership business must be dash. Must be what? Lawful. It should be always lawful. Liabilities of partners in the partnership firm is unlimited. Very nice. The balance of drawings account of a partner is transferred to his dash account under the fixed capital method. So if we are using fixed capital method, in that case, the drawing accounts are recorded in current account. Let's see. It's recorded in current account. Okay, it would be written current oblique capital if there is no method specified here, right? यहाँ मेथड बताया है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, करंट अकाउंट का नाम लिया है. अगर कोई मेथड नहीं होता तो हम करंट ऑब्लिक कैपिटल लिखते. अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का नाम लिखते. द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट. विच अकाउंट? डेबिटेड लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी ऑलवेज रिकॉर्ड अवर एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. यहाँ पर डेबिट है या क्रेडिट है, इसका आपको खास ध्यान रखना है. पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म. Partners are joint and severally liable for the debts of the firm. Now, what is the meaning of word joint? Joint means for outsiders, the partners are जॉइंटली लायबल. कोई आउटसाइडर आता है और मुझे कहता है मुझे 10,000 रुपीज लेने हैं और मैंने डील जो है वो मिस्टर बी से करी थी, तो जो पार्टनर मिस्टर ए है वो ये नहीं कह सकते कि आपने बी से डील की थी तो आप उन्हीं से पैसा लीजिए. पार्टनर ए को पैसा देना पड़ेगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनर बी. ओके, सो आउटसाइडर्स के लिए दे आर लायबल जॉइंटली, बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हर पार्टनर का अलग अलग हिसाब किताब होता है, इसलिए दे आर सेवरली लायबल टू ईच अदर. अगर पार्टनर ए ने पार्टनर बी से कुछ पैसा लिया है तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा, राइट. अगर कोई पार्टनर बी की कोई ऑर्गेनाइजेशन की डील है और उसके लिए पार्टनर ए ने अलग से पैसा दे दिया है तो सभी पार्टनर्स को उसको बियर करना पड़ेगा. इसको कहते हैं हम जॉइंट एंड सेवरल. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. पार्टनरशिप डीड इज एन डैश ऑफ पार्टनरशिप. अभी पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसको कि हम क्या कहते हैं? अग्रीमेंट. द विड्रॉल बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इज डैश टू हिज अकाउंट. तो अगर पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया है तो विड्रॉ करने के केस में उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कम हो जाएगा, राइट. सो सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट. तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे. कमीशन पेबल टू द पार्टनर इज डैश टू द फर्म. अभी पार्टनर को कमीशन पे करना है तो फर्म के लिए वो क्या होगा? इट इज एन एक्सपेंस फॉर द firm. When partner adopt fixed capital method, then they have to operate dash account. So in case of fixed capital account, टू अकाउंट्स हमने कल भी डिस्कस किया था. एक्स में कितने लाइंस हैं? टू लाइंस है. दैट मीन्स हाउ मेनी अकाउंट्स? टू अकाउंट्स दे हैव टू मेंटेन. दैट इज current account and capital account. If partner's current account shows dash balance, it is shown to the liability side of balance sheet. तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कब शो करते हैं हम? व्हेन इट हैव अ क्रेडिट बैलेंस. The expenses paid to the trading purposes are known as dash expense. तो ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए जितने भी एक्सपेंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस विच आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. कैश रिसिप्ट्स विच आर रेकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड एज डैश रिसिप्ट्स. रेकरिंग इन नेचर मतलब जो हमारे बिजनेस में बार बार हो रहा है. ये कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़े हैं. आई होप आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है.
cash receipts which are recurring in nature are called as revenue receipts. Return outward are deducted from, तो देखिए outward यहाँ पर है, outward मतलब out मतलब बाहर, तो हमारे बिजनेस से गुड्स बाहर कौन से भेजेंगे, जो हमने परचेज करके लाए होंगे वही तो हम बाहर भेजेंगे रिटर्न करने के लिए. सो इट विल बी अ परचेज रिटर्न एंड डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस. इनवर्ड में इन वर्ड आता है ना, इन आई एन, सो इन से हम सोच सकते हैं इन मतलब कि हमारे पास वापस आ रहा है, तो जो सेल किया होता है वही इनवर्ड आ रहा है, सो दैट विल बी सेल्स रिटर्न. Moving to point number 16, expenses which are paid before due date are called as prepaid expenses. Assets which are held in business for long period are called as, जो long period के लिए होती है, जल्दी जल्दी change नहीं होती है, those are called as fixed asset. Trading account is prepared on the basis of dash expenses. Which expenses? अभी discuss किया है, direct expense. When commission is allowed to any partner, it is dash of the business. तो partner को commission दिया है तो वो क्या होगा, expense होगा business का. When goods are distributed as free sample, it is treated as dash of the business. So distribution as free sample is called as what? Advertisement. Done? Moving to the next part, part number F. यहाँ पर हमें आंसर इन वन सेंटेंस करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. सो फ्लक्चुएटिंग मींस जो हमेशा फ्लक्चुएट होती है, जो कभी भी सेम नहीं रहती है, तो उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फॉर दैट यू कैन राइट दिस इज अ कैपिटल विच चेंजेस एवरी ईयर. मेक अ मार्क, इट चेंजेस एवरी ईयर. तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही हम लोग बनाते हैं. इफ यू वांट टू नोट दीज पॉइंट्स डाउन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द पॉइंट्स. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Question has second, why is partnership deed necessary? So partnership deed is necessary because it is a written agreement which makes a mutual relationship. Mutual मतलब क्या होता है, mutual का मतलब होता है आपस में अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, उसे म्यूचुअल कहते हैं, मिलजुल कर. तो एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें वो लोग मिलजुल कर काम करते हैं, और अगर अग्रीमेंट होता है तो इट अवॉइड्स द डिस्प्यूट्स इन future. Next question, if the partnership deed is silent, in which ratio the partners will share profit or losses? So which ratio? Equal ratio, we already know. Next question, what is the fixed capital method? So fixed capital method में क्या होता है? In this method we prepare how many accounts? We prepare two accounts because here the capital remains fixed and we make all the adjustments in the current account. Okay. Next question. How many partners are required to form a partnership firm? You already know this. Minimum 2 and maximum 50. What is partnership deed? So partnership deed is a written agreement which regulates rights, duties and liabilities of all the partners as well as of the firm. See, I have not discussed all the questions here. The repetitive questions we have dropped. Okay. हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो नए हैं, जो आप जिनका आंसर्स आपको इजीली मिल सकता है, वो मैंने यहाँ पर ड्रॉप किए हैं, दैट यू कैन see from the book only. What are the objectives of partnership firm? तो partnership firm का objective क्या होता है? They come together to carry on a business with a view to share the profit or losses of a firm. Next, what rate of interest is allowed on partners loan? तो rate of interest आपको पता है, partners loan पर 6% per annum होता है. Done? So I hope आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए. I will answer. Next question we have, what do you mean by pre-received income? Pre-received income means what? Pre-received income means advance income which is due, which is received before it is. What is the effect of adjustment of provision for discount on debtors in the
फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए क्या एडजस्टमेंट करते हैं? वी debit in the profit and loss account. You have to write it in full sentence. Okay. Next question, when is partners current account opened? तो partners current account कब open होता है? When we are following fixed capital method. Next question, as per the principle of accounting, which principle of accounting closing stock is valued? तो closing stock का valuation कौन से principle के according होता है? तो it is done on the principle of कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव पता है आपको? कंजर्वेटिव किसको कहते हैं हम लोग? पुरानी सोच वाले को कहते हैं कंजर्वेटिव, राइट? सो कंजर्वेटिव वर्ड का क्या मीनिंग होता है कि ऐसी पुरानी सोच रखते हैं ना, जैसे अभी हमारे नए जनरेशन कैसा होता है, खाया पिया खत्म कर दिया। जो ओल्ड जनरेशन के लोग होते थे वो ये सोचते थे कि भाई अगर प्रॉफिट हमको होने वाला है तो खुश नहीं होने का, उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन अगर लॉस हमें पता है, कि हमें अंदाजा है कि हमें लॉस होने वाला है, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो because of this we record closing stock on cost price or market value whichever is less, right? अगर हमारा स्टॉक मार्केट में कम कीमत पर बिकने वाला है, हमें अभी से पता है, तो हम अभी से उसकी वैल्यू कम ही दिखाएंगे, ज्यादा नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि ये मार्केट में ज्यादा प्राइस में दिखने वाला है, तब हम उसको ज्यादा प्राइस में नहीं दिखाएंगे, तब हम कॉस्ट प्राइस पर दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is balance sheet prepared? क्यों बनाते हैं बैलेंस शीट? It is prepared to show the financial position of the on a particular day. आप ये words ध्यान रखिए, financial position of the organization. Why wages paid for installation of machinery not shown in trading account? So see, it's very easy. Wages, though we have paid wages, but in trading account, which wages are included? Those which are related to purchase और production, right? So यहाँ पर जो wages हैं वो मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए पे किए हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस ना होकर के ये कैसा है? ये कैपिटल एक्सपेंस है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेजेस जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए पे किए, दीज आर कैपिटल एक्सपेंस एंड नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस, देयरफॉर it is added to the cost of machinery and not recorded in trading account or trading and P&L account, you can also write. Next we have, what do you mean by indirect expense? Okay, so indirect expenses are those expense which are generated through some channels that are not directly related to day-to-day operations. You can give examples also. Here you can write some examples like rent received or commission received, right? So you can give some examples also here. Next question. Next question we have, why partners capital is treated as long term liability of the business? ये आप सब लोग जानते हैं। आपको अगर याद है तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनर मतलब ओनर और बिजनेस जो है वो सेपरेट एंटिटी होती है। जब भी बिजनेस क्लोज होगा तो बिजनेस जो है वो ओनर को उसका कैपिटल रिटर्न करेगा, पर कब करेगा? ओनली ऑन क्लोजर ऑफ द बिजनेस, उससे पहले वो रिटर्न कर ही नहीं सकता। देयरफॉर कैपिटल जो है वो सबसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है किसी भी बिजनेस की। सो वी हैव एन आंसर लाइक पार्टनर्स कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन द बिजनेस विल बी क्लोज्ड, देयरफॉर पार्टनर्स कैपिटल इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और जब आप लिक्विडेशन का ऑर्डर देखेंगे बैलेंस शीट में, तो उसमें सबसे पहले हमारी कैपिटल ही आती है, क्योंकि हम सबसे लास्ट में पेमेंट कैपिटल का ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, okay, so we are done with the answer in one sentence. Agree, disagree, we are going to complete. Point number 1 we have,
When partnership deed is silent, partners share profit of the firm according to capital ratio. No, it should be equal here, therefore we disagree with this. Next point. Current account always shows a debit balance. No, not necessary. It can show both debit or credit balance. Next, it is compulsory to have a partnership agreement in writing. So अभी हम लोगों ने देखा in case of India it is optional, it is not compulsory, right? So we disagree with this statement. अगर यहाँ पर लिखा होता है इट इज कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग इन महाराष्ट्र, तो हम उससे अग्री करते क्योंकि महाराष्ट्र में रिटन एग्रीमेंट कंपल्सरी होता है. पार्टनरशिप फॉर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, तो ये ट्रेडिंग कंसर्न होता है क्या? ऑफ कोर्स इट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, सो वी अग्री विद द पॉइंट. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या ये पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंडिचर होता है? यस, वी रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, partnership is an association of two or more person. Yes, we have read this. It is association of two or more persons. Partners are entitled to get salary or commission. तो देखिए in absence of partnership deed they cannot get salary or commission. Therefore we disagree with this statement. Next point, the Indian Partnership Act comes into existence in year 1945. No, the correct year is 1932. Therefore, we disagree. Profit and loss account reflects the true financial position. Is it true? Yes, it shows true financial position of the organization. Next, amount borrowed by partner from his business will be deducted to his current account. Oh, if we have borrowed some amount, then is it written in current account? No, partners borrowing are written as separate account as partners loan account, right? So we disagree with this statement. Sold but undispatched goods must be part of valuation of closing stock. जब हमने गुड्स सेल कर दिए तो क्या अब हमारा उस पर ओनरशिप है? We don't have a ownership on it, therefore it cannot be included in the valuation of closing stock. So we disagree with this point. Carriage inward is a selling and distribution overhead. इन वर्ड क्या कह रहा है? इन कहता है कि गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं. तो जब गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं तो किस केस में आ रहे हैं? परचेज के केस में. तो कैरियज इनवर्ड मतलब आते हुए गुड्स पर जब कैरियज है तो इट इज अ परचेज, कैरियज ऑन परचेसेस, राइट? सो ये सेलिंग का पार्ट नहीं है. वी डिसएग्री विद दिस पॉइंट. Next, gross profit is an operation profit. Oh, gross profit is not an operational profit. Net profit is an operational profit. Gross profit is a trading profit. Okay, so देखिए मैंने एक पॉइंट में आपको यहाँ पर 3 सेंटेंसेस बोले हैं. Gross profit is not an operational profit. Gross profit is a trading profit and net profit is an operational profit. I hope इसमें से कुछ भी पॉइंट आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इसे क्लियर लिखेंगे. All financial expenditures are debited to profit and loss account. जितने भी financial expenditure है हम कहाँ इसको डेबिट करते हैं? P&L अकाउंट में. Yes, we debit it. Next, free distribution of goods is debited to trading account. So goods का free distribution है तो वो कहाँ लिखते हैं? P&L में लिखते हैं as advertisement. नेक्स्ट पार्ट है एच पार्ट. यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं जिसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन है जो आप लोग को जनरली फुल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम आती है. तो लेट्स सी दिस क्विकली. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%. भाई हम जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे तो 10% से क्लोजिंग स्टॉक जो है हमने अंडर वैल्यू किया, मतलब उसकी वैल्यू कम लगाई. सो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 30,000. सो ये 30,000 में 10% लेस किया हुआ है ऑलरेडी, राइट? तो देखो इसको हम
कैसे समझ सकते हैं, तो एक रफ वर्क में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज हम जब एग्जाम में लिखेंगे तो हम इसको शॉर्ट में सॉल्व करेंगे अगर ये 1 मार्क के लिए आया है तो देखिए हम स्टॉक की वैल्यू अज्यूम करते कि भाई पूरा टोटल स्टॉक जो था वो 100 था, राइट। सो उसमें से अगर 10% कम किया तो कितना हो गया, वो 90% हो जाएगा, राइट। 10% लेस हमने अमाउंट लगाया ना, तो 90% हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम अगर इस तरह से देखें कि भाई 30,000 जो है वो 90% के बराबर है, 90 के बराबर है, राइट। तो 100 के बराबर कितना होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जब ये इक्वेशन इस तरह से दो इक्वेशंस हम बना लेते हैं, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस केस में वो कैसा दिखेगा वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो ये ऐसा दिखेगा, 30,000 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, और 90 जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो 90 देखो हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, तो टोटल हमारा यहाँ पर स्टॉक जो है कितने का हो गया, 33,333। ये पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, 0.33 आंसर आ रहा था। अभी अगर जिन लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है, उन्हें याद रखने के लिए एक इजी फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू रिड्यूस कॉस्ट इनटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ अंडर वैल्यूएशन। ओके, तो आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, इसे याद रख करके भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं इफ एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं फॉर 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट 12% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब हमको इसमें दो केसेस दिए हैं। केस नंबर 1 है कि अगर फर्नीचर की कॉस्ट है 2,20,000 फॉर 1 ईयर, और सेकेंड केस दिया है फर्नीचर का कॉस्ट है 10,000 फॉर 6 मंथ्स। सो लेट्स सी, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमारा होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100. So in first calculation, we have 2,20,000 as our cost of machinery. 12% is the rate of interest and it is for whole year, 1 year complete year है। तो यहाँ पर directly हम amount calculate करेंगे, 27,500 is the amount. केस बी में जब हम देखेंगे तो we have machinery for 6 months only, so we will calculate depreciation on 10,000 for 12.5% for 6 months. So it will look like this. Okay, I hope you are getting the point. If you have any confusion, you can ask me in comment section. Next question we have, insurance premium is paid for year ending 1st September 2019. Means हम insurance premium जो pay कर रहे हैं वो 1st September 2019 to 1st September 2020. मीन्स इंश्योरेंस जो हम पे कर रहे हैं वो 1st सितंबर 2019 टू 1st सितंबर 2020 ऐसे हमने पे किया है। ईयर हमारा सितंबर टू सितंबर चल रहा है। अमाउंट हमारा है 1,500 रुपीज का, राइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट प्रीपेड इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2019। बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है। हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे 1st सितंबर टू 31st मार्च कितने मंथ्स हो गए। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स के लिए हम लोगों ने पेमेंट किया है। दैट मीन्स हम लोगों ने कितना एडवांस पे किया है, फॉर 5 मंथ्स वी हैव मेड एन एडवांस पेमेंट। तो 5 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है। वी विल हैव अवर एडवांस पेमेंट। लेट्स सी, प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 है हमारा फुल ईयर का। सो 5 मंथ्स का एडवांस पेमेंट किया है, 5 मंथ्स का कैलकुलेट किया, 625 इज द आंसर। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। ओके, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑन परचेसेस है हमारे पास 30,000, सेल्स 15,000, कैरिज इनवर्ड 2,400, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेस रिटर्न 1,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 36,000। वेरी नाइस। तो यहाँ पर डेटा देखकर ही समझ आ रहा है वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। लेट्स क्विकली मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आई होप सबको याद है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर परचेसेस आता है, फिर परचेसेस में से कुछ अगर रिड्यूस हो रहा है जैसे कि परचेस रिटर्न्स वगैरह वो आ जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। देन हम लोगों का सेल्स आता है क्रेडिट साइड में, सेल्स रिटर्न्स आ जाएगा इफ वी हैव एनी, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। और इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेसेस दिया हुआ है तो मैंने यहाँ परचेस लिख दिया है। ये आप अपने हिसाब से स्टार्ट ओपनिंग स्टॉक से भी कर सकते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करती हूँ ताकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। डन। सेल्स भी हम लोग लिखेंगे 15,000। कैरियज इनवर्ड हमें दिया हुआ है तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ध्यान रहे परचेस रिटर्न्स है तो यहाँ एक लाइन छोड़ करके कैरियज इनवर्ड हम लोग लिखेंगे 2,400। आप लोग यहाँ ध्यान रखिए, अगर कैरियज आउटवर्ड दिया होगा तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। Okay, next opening stock है 10,000, then we have purchase return 1,000 rupees, so net amount हमारा purchases का हो गया 29,000। closing stock we have 36,000 जो रिकॉर्ड करने के बाद हमारा टोटल यहाँ का आ रहा है, कहाँ का क्रेडिट साइड का टोटल 51,000। डेबिट साइड का टोटल लगा के इसमें से लेस करेंगे तो वी आर हैविंग अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 9,600। ओके, तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर 9,600 रुपीज। Borrowed loan from Bank of Maharashtra is 2 lakh on 1st October 2019 at the rate of 15% per annum। और ये जो बैंक लोन है हमें अज्यूम करना है कि हमारा ईयर 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो फाइनल अकाउंट्स में जब हम देखते हैं तो दिस इज जनरली गिवन एज हिडन एडजस्टमेंट। हम लोग को ऐसे दिया होता है 15% बैंक लोन और अमाउंट 2 लाख दिया होता है, और ब्रैकेट में नीचे लिखा होता है कि लोन हमने लिया है ऑन 1st October 2019। सो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमें पता है हमें 1st अक्टूबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो ये कितने मंथ्स हुए, तो आप काउंट करेंगे तो ये 6 मंथ्स होते हैं, और 6 मंथ्स का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। सो इंटरेस्ट इज 2 लाख, 2 लाख का 15% कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ्स। सो 15,000 इज द अमाउंट। वी हैव डन this calculation many a times. Still you have any problem, you can write in comment section, and of course like, share, subscribe my videos. Thank you so much. I hope you're liking the videos. Please write in comment section so that I can make many more videos as per your convenience. Thank you so much.